तो हम आज करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि दो ध्रुव क्या थे, यानी दो गुट, अमेरिका और सोवियत संघ। तो इनका अंत हो गया, यानी इन दोनों में से कोई एक गया, उसका पतन हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो एक बचा, तो कोई एक बचा होगा, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम दो ध्रुवीयता का अंत। तो ये मतलब है इस चैप्टर का। अब हम बात करते हैं हुआ क्या है आखिर, इसमें हुआ क्या है कि हम कह रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। किसका अंत हो गया, कैसे हो गया, हाँ क्यों हो गया, ये सारी बातें, इन सारी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। दो ध्रुवीयता यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में विभाजित हो गया था। इसलिए विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया था, यानी दो गुटों में बट गया था। ठीक है। अब 1945 से 1955 तक विश्व में कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था कायम रही, जो 1950 के दशक में लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय तथा कई देशों की तटस्थता ने विश्व को बहुध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदलने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। समाजवादी, अगर हम बात करें समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, तो रूस में हुई 1917 में समाजवादी क्रांति आई। आपको याद हो तो 1917 में रूस में रूसी क्रांति के नाम से हम जानते हैं, रूसी क्रांति या रूस की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति, तो ये 1917 में आई। अब यहीं से दो ध्रुवीयता के अंत का प्रोसेस इसी क्रांति से स्टार्ट हो रहा है। समाजवादी, ये अमेरिका को अगर हम छोड़ दें तो शेष विश्व में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, अब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी ये क्वेश्चन आता है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत थी, पहला पॉइंट। दूसरा, सोवियत संघ के पास बड़ी मात्रा में विशाल ऊर्जा संसाधन थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विशाल ऊर्जा संसाधन थे। तीसरा पॉइंट ये था, उसके पास खनिज तेल थे, लोहा था और इस्पात और मशीनरी उपलब्ध थे। तो ये सारी चीज़ें सोवियत संघ के बाद भरपूर मात्रा में और उच्च कोटि की थी। ये तो थी सोवियत संघ की विशेषता। अब बात करते हैं कैसे एक गुट खत्म हुआ। 1917 के बाद से सोवियत संघ में केवल एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ये बात समझ आ गई कि एक पार्टी का शासन, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसी का शासन था 1917 के बाद से। सोवियत संघ अन्य 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। सोवियत संघ गणराज्यों से 15 गणराज्यों का समूह था। 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष चले, हथियारों की होड़ चल रही थी, सारा ध्यान परमाणु हथियार बनाने में था, इसलिए अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वहीं मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का एक नेता, जिसने खुलेपन की नीति के कारण, नेता क्या राष्ट्रपति था उस समय, तो उन्होंने क्या अपनाया, खुलेपन की नीति। इस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ ऐसा माना जाता है। उन्होंने दो नीतियां अपनाई। ठीक है, उन नीतियों का हम अभी जिक्र करेंगे। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने, चलिए अभी कर देता हूँ जिक्र। मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोद, ठीक है, इन दो नीतियों को अपनाया, मतलब लागू किया, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोद, ये उनकी भाषा में होगा कुछ, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। तो इन
नीतियों के तहत उन्होंने खुलेपन की नीति, ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा, ऐसी सारी चीज़ें इन नीतियों में उन्होंने लागू की। एकदम से मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, उन्होंने खुलेपन की मतलब आज़ादी दे दी एकदम से। मान लीजिए कोई बहुत समय से जिसने दुनिया ना देखी हो, ठीक है, उसको आप कोई छूट नहीं दे रहे हो, बोलने ना दिया हो आपने, एकदम से कहो चलो बोलो, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो क्या होगा, एकदम से मुंहफट लोग निकलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ऐसा ही हुआ वहाँ पे भी, एकदम से आज़ादी दे दी गई, धीरे धीरे नहीं दिया गया। यही सबसे बड़ी कमी थी मिखाइल गोर्बाचेव की इस नीति की। अगर थोड़ा धीरे धीरे करते तो शायद ऐसा ना होता, विघटन ना होता, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। तो क्या हुआ, सोवियत संघ ने मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पश्चिम की बराबरी की। पश्चिम की जो चीज़ें थी वो बड़े उच्च कोटि के थे, तो उनसे बराबरी करने की होड़ में क्या किया उन्होंने, प्रशासन में ढील दी। सभी गणराज्यों को में क्या हुआ, प्रशासन में ढील देने से कि सभी राज्यों ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर करनी शुरू कर दी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब सभी राज्यों की मांगें बढ़ने लगी, सभी राज्यों में राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावनाएं उभरने लगी कि मुझे भी निर्णय लेने का हक हो, मेरा भी अपना अलग पहचान हो। इस क्रम में जो उसके गणराज्य थे उनमें मतभेद होने लगा, उनमें टूट पड़ने लगी, दरार आने लगी। अब इसी से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, यानी अपना खुद का अलग राष्ट्र बनाना। और इसी क्रम में यही बाद में सोवियत संघ का भी गठन करेगा। देखते हैं कैसे। ये जो संप्रभुता की भावना है ना और राष्ट्रवाद की, इसी से सारा मामला गड़बड़ हो गया। सोवियत संघ के कुछ गणराज्य, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। यूरोपीय संघ के सदस्य, ईयू के, ठीक है, या नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। सोवियत संघ के देखिए गणराज्य इसमें शामिल होना चाहते थे, बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक ये रीज़न हो गया, इसमें शामिल होना चाहते थे। दूसरा वो अपना उनमें राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना उभरने लगी थी, ठीक है, और कुछ राज्य पिछड़ गए थे। सोवियत संघ के कुछ गणराज्य थे ना, वो पिछड़ गए थे। जो रूस भी एक गणराज्य है, तो रूस में जो चीज़ें हो रही थी वो नहीं मिल रहा था उनको। रूस हर चीज़ में मतलब रूस का दावेदारी होता था, रूस हर फैसले लेता था। इससे कई गणराज्य सोवियत संघ के नाराज़ थे, ये एक रीज़न था। वीडियो को पॉज करके ही आप ये पॉइंट्स देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं फ्लो में सब बोल जाता हूँ, तो आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा बैक करके। उसके बाद अगर एक और चीज़ हुआ 1989 में, 1989 में क्या हुआ, 1989 में शीत युद्ध के मुख्य केंद्र, शीत युद्ध का जो मुख्य केंद्र कहें तो बर्लिन की दीवार थी, ठीक है, बर्लिन की दीवार, वो दीवार गिरा दी गई, ठीक है, दीवार गिर गई, फट चाहिए शॉट, ठीक है, दीवार गिरा दी गई। अब क्या हुआ, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी उस दीवार से दो भागों में बट गई थी। तो उस दीवार को गिराते ही क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया और 1990 में किसका पतन हो गया, सोवियत संघ का। सोवियत संघ का पतन 1990 में हो गया। यानी कोई भी मिखाइल गोर्बाचेव ने खुद सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी और सभी राज्य अपना अलग थलग हो गए। अब इस हालत में नहीं था सोवियत संघ कि
सभी गणराज्यों को नियंत्रित कर सके। और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो पिछड़ गया था पश्चिमी देशों से, और उसने होड़ करने की कोशिश की, और उसी होड़ में लोगों को बहुत सारी छूट दे दी, और उस छूट से क्या क्या हुआ मैंने आपको बताया ही, और इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी के नाम से बुलाया। तो शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी था सोवियत संघ के पतन के बाद में साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण, पूंजीवाद की ओर संक्रमण, यानी साम्यवाद से धड़ाक से, मतलब बहुत जल्दी संक्रमण, मतलब बहुत जल्दी फैलना, पूंजीवाद की तरफ वो फैलने लगे, पूंजीवाद की तरफ उनका संक्रमण होने लगा। तो पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल ये विश्व बैंक ने प्रस्तुत किया, और इसको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ने इसको क्या कहा? शॉक थेरेपी के नाम से बुलाया इस खास मॉडल को, पूंजीवाद की ओर संक्रमण का खास मॉडल जिसको साम्यवादी देशों ने अपनाया, इसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अचानक से, मतलब अचानक से हुआ, शॉक थेरेपी हुई, सब काम बहुत जल्दी हो रहा था, इसलिए इसको शॉक थेरेपी कहा गया। अब 1991 में यूगोस्लाविया का भी पतन हो गया, और यही कई प्रांतों में बंट गया जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब कि जो यूगोस्लाविया था वहाँ भी उनको स्वतंत्रता मिल गई, और इसमें भी कई गणराज्य थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में इसमें पूछता है कि रूस के किस गणराज्य में, कि किस गणराज्य में 10 वर्षों से गृह युद्ध चलता रहा? तो तजाकिस्तान में रूस का एक गणराज्य है। रूस के सभी गणराज्यों ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। और एक और क्वेश्चन आता है कि संघर्ष और तनाव का मुख्य केंद्र कौन सा भाग रहा? तो मध्य एशिया का संपूर्ण क्षेत्र 2001 तक संघर्ष का बना रहा। अब एक क्वेश्चन आता है कि 10 वर्षों तक कहाँ पे गृह युद्ध चला था, किस गणराज्य में? तो तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा, तजाकिस्तान। ठीक है। तजाकिस्तान में। अब रूस के सभी राज्यों की बात हो गई। अब उज़्बेकिस्तान में की बात करें तो वहाँ पे हिंदी फिल्मों की धूम रहती है। इसी कारण भारतीय लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि भारतीय फिल्में देख रहे हैं तो पसंद करेंगे, ऑब्वियसली ये बात है। उसके बाद एक खासी संस्कृति का निर्माण होता है वहाँ पे। आप देखेंगे तो बहुत ख़ास संस्कृति आपको देखने की मिलेगी, जहाँ पे आप इंडियन झलक भी देख सकते हैं। उज़्बेकिस्तानी हिंदी फिल्मों के दीवाने थे। वहाँ पे हर बच्चा अमिताभ बच्चन को जानता है। ठीक है, क्योंकि देखते हैं भाई फिल्मों। उसके बाद रूस और पूर्वी सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक, जैसे मैंने बताया आपको, राज कपूर और अमिताभ बच्चन घर घर में जाने जाते हैं। और रूस में अगर बात करें तो भारत और बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहता था। रूस और भारत दोनों ही इस पक्ष की बात करते थे कि बहुध्रुवीय देश बनाओ, 2 ध्रुवों में 1 ध्रुव में मत बांटो। उसके बाद भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, इसीलिए दोनों में मधुर संबंध है। भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते से दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए। हथियारों की खरीद, अब ये आता है कि भारत और रूस के संबंधों की व्याख्या करें तो इसमें आप बताएंगे कि सामरिक समझौते हैं, दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है।
हथियारों का। उसके बाद हथियारों की खरीद, व्यापार, अंतरिक्ष उद्योग, परमाणु की योजना जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों के मध्य संबंधों की गहनता को देखा जा सकता है। अब शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेता सोवियत संघ और दूसरी गुट का नेता अमेरिका था। तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ द्विध्रुवीता का अंत और अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि द्विध्रुवीता के अंत के पश्चात विश्व में क्या परिणाम आए। तो परिणाम ये थे, अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा, ठीक है, और जो साम्यवादी देश थे उनको खतरा होने लगा, उनके मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप करने लगा। तो इस तरह की बातें खुलकर सामने आई। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि पहली दुनिया दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तो पहली दुनिया कौन था? पहली दुनिया था अमेरिका यानी पूंजीवाद का समर्थक, और दूसरी दुनिया यानी कि पूर्वी यूरोप के वाले देश यानी कि सोवियत संघ का गुट, ठीक। अब शीत युद्ध के दौरान जो बातें हुई वो मैंने आपको बता दिया। अब बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो विभाजन का प्रतीक क्या थी शीत युद्ध का? तो वो थी बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध का मतलब, शीत युद्ध का सबसे बड़ा कहें शीत युद्ध के समय में कौन सी दीवार बहुत ही बड़ी प्रतीक थी, तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो बर्लिन की दीवार। और पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का क्या प्रतीक थी? सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? तो बर्लिन की दीवार। 1961 में इस दीवार को 9 नवंबर 1989 में मैंने बताया था आपको तोड़ दिया गया और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। तो जर्मनी एक हो गया। सोवियत संघ योजनाबद्ध, और इसको तोड़ा था वहाँ की जनता ने। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और राज्य द्वारा नियंत्रित थी। तो सोवियत प्रणाली क्या थी, ये भी क्वेश्चन आता है। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो सोवियत प्रणाली थी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और राज्य द्वारा नियंत्रित। साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए कोई जगह नहीं होती जिसमें, और संचार प्रणाली उन्नत पर सरकार का एक अधिकार होता है। बेरोजगारी नहीं, नौकरशाही का सख्त शिकंजा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति, और इसी को सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दूसरी दुनिया क्या है? दूसरी दुनिया पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था, और इन्हीं समाजवादी खेमे के देशों को दूसरी दुनिया कहा गया, ठीक है। इसी तरह पहली दुनिया को भी आप बता सकते हैं। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980 के मध्य में साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, और उन्होंने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों का और लोकतांत्रिकीकरण की नीति अपनाई। तो पेरेस्ट्रोइका जो थी वो थी राजनीतिक, वो थी आर्थिक खुलेपन की नीति, और राजनीतिक सुधार जो था ग्लासनोद। तो ये सारी नीतियाँ थी। तो इसके बाद तो उसका विघटन हो ही गया सोवियत संघ का। अब सोवियत संघ विघटन हो गया तो जो गणराज्य थे उन पे खतरा मंडराने लगा था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन ढूंढ लिया ताकि वो अमेरिका को चुनौती दे सके अलग रहकर भी। सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया ना, और विघटन की गति तेज हुई, और इससे उनको खतरा होने लगा, तो उससे बचने का उपाय अब ढूंढने लगे। तो 1991 में क्या हुआ, बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में इसके 3 बड़े राज्यों ने, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। और उसी के साथ में उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, ठीक है, CIS बना लिया। कॉमनवेल्थ ऑफ
इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS उन्होंने बना लिया और 15 नए गणराज्य सामने आए और उन्होंने ये एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का ग्रुप बना लिया और ये 15 गणराज्य विश्व के सामने आए। अब मैं बात करूं, आपको बहुत क्लियर हो गया होगा आपको ये चैप्टर। अब मैं आपको लिखने के तरीके से बताऊं कि आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताएं। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन कौन से हैं वो। तो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला जो कारण रहा वो था नागरिकों को, मैंने बताया था आपको कि उसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई थी, खराब मतलब स्थिति हो गई थी, वो पश्चिमी देशों का मुकाबला करने लगा था, उसके तरह अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना चाहता था। और इसी क्रम में क्या हुआ, वो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाया। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि नागरिकों की, ठीक है, तो नागरिकों की वो क्या आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये था सबसे पहला कि जनता की अगर आकांक्षाएं राष्ट्र अध्यक्ष यानी सरकार पूरी नहीं कर पा रही तो जाहिर सी बात है तनाव होगा और विरोध के स्वर उभर कर सामने आएंगे। तो इसी तरह हुआ वहाँ भी। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। ये जो IAS ऑफिसर, ये बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनका बड़ा शिकंजा था, मतलब जनता की कोई सुनता ही नहीं था। तो एक ये बात थी। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। 2 पॉइंट हो गए, ये मैं तीसरा बता रहा हूँ। तीसरा ये कि कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज़बरदस्त शिकंजा था वहाँ पे। उसके बाद गोरबाचेव द्वारा जो सुधार हो रहे थे उसका विरोध हो रहा था। गोरबाचेव द्वारा हुए सुधारों का विरोध होना एक कारण था। फिर अर्थव्यवस्था में गतिरोध और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, जो भाई सामान चाहिए नागरिकों को वो नहीं बन पा रहे थे। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। ठीक, उसके बाद छठा ये कि तो अर्थव्यवस्था गतिरोध और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी 5वां। छठा पॉइंट ये, राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं और आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी न कर सकी। जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जो संस्थाएं जिनका जो काम होता है वो कर नहीं पा रहे थे और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी न हो सकी और राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं मतलब एक तरह से अपना काम नहीं कर रही थी। उसके बाद संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य सामान पर खर्च हो रहा था। इससे जनता में बहुत बड़ी नाराज़गी थी कि एक तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी है, ऊपर से ये हथियार बना रहे हैं। तो इस वजह से भी देखिए, एक साथ इतने सारे कारण हो तो कोई भी देश विघटित हो सकता है। तो इसको बहुत बहुत ध्यान में रखना पड़ता है हर एक स्टेट, हर एक राज्य को। उसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो वह ये कि नागरिकों को जानकारी हो गई थी कि सोवियत राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था पूंजीवाद, पश्चिमी जो पूंजीवाद है उससे बेहतर नहीं है, यानी वो पिछड़ गई है। ये लोगों को पता चल गया था। उसके बाद गतिरोध प्रशासन हो गई थी, काम नहीं कर रही थी, बहुत स्लो हो गई थी। उसके बाद भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ था। सत्ता का केंद्रीकरण था, जैसे बताया था मैंने आपको कि रूस हर बात पे मतलब मजबूत दिखता था, उसके पास ज़्यादा पावर दिखते थे, तो इसलिए सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था और बाकी गणराज्य पिछड़ रहे थे। तो ये सारी बातें
सोवियत संघ के विघटन के कारण है। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? ठीक है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। रूस, मध्य एशिया, ठीक है, गणराज्य और पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया शॉक थेरेपी थी। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ ये है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात यानी चोट, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया। अब रूस और मध्य एशिया के जो गणराज्य थे ना, वो दूसरी मतलब पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया अपना रहे थे, और इस खास मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया था, और इसको ही वो उन्होंने नाम दिया कि ये शॉक थेरेपी है। तो शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि इसमें मिल्कियत का जो प्रमुख था वो निजी स्वामित्व, यानी कि जो भी संपत्ति है वो किसका हो गया? सरकार का ना होकर एक निजी स्वामित्व का हो गया। दूसरा, राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया। जो राज्य की संसाधन थे, संपदा थे, उसका निजीकरण हो गया, यानी उसको बेचा जाने लगा और किसी एक व्यक्ति का होने लगा। ये सब शॉक थेरेपी की विशेषता है। उसके बाद सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म है। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता बढ़ी, यानी कि जो मुद्रा है, रुपया है, उसको डॉलर या डॉलर रुपया इस तरह के बदलने की प्रक्रिया खूब हुई। उसके बाद पश्चिम देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है उससे जुड़ गए वो, और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। यानी पूंजीवाद के लिए सब द्वार खुल गए थे इस शॉक थेरेपी में। पूंजीवाद को लोगों ने खूब अपनाया। ठीक बात है। अब शॉक थेरेपी का परिणाम क्या आया? शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? शॉक थेरेपी यानी शॉक थेरेपी हुई, उसके बाद क्या हुआ? वो जो हुआ वो परिणाम हुआ। तो परिणाम ये था कि पूर्णतः असफल रही। शॉक थेरेपी क्या रही? ये पूर्णतः असफल रही। रूस का औद्योगिक ढांचा जो है ना, औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। ठीक है, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। ठीक है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, रूसी मुद्रा के रूबल में गिरावट आ गई। समाज कल्याण, पहले समाज कल्याण रूस में खूब होता था। समाज कल्याण, वो व्यवस्था भी ढह गई, नष्ट हो गई। समाज कल्याण की व्यवस्था नष्ट हो गई। ठीक, उसके बाद आर्थिक असमानता बढ़ी, अमीर गरीब की खाई बढ़ी। आर्थिक असमानता बढ़ी। पांचवा ये माफिया वर्ग, गुंडे मवाली। माफिया वर्ग का उदय हुआ, गुंडे मवाली खूब पनपने लगे वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे परिणाम हैं, और जैसे कि लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं हुआ। वित्तीय संस्थान जो थे, जैसे इनकॉम, वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा बैंक था इनकॉम। ठीक है, इनकॉम, तो वो दिवालिया हो गया। अब दिवालिया मतलब आपने किसी को पैसा दिया, आप मांगने जा रहे हो तो वो कह रहे हैं आप कौन? तो इस तरह का ये बैंक हो गया था। मतलब उसको कुछ पता ही नहीं, वो कह रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं, हम तो पागल, मतलब पागल सा हो गया था वो। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था, तो दिवालिया हो गया था। तो यानी कि आपका पैसा जो है बैंक में वो डूब गया।
तो बहुत सारे पूंजीपतियों के निवेश डूब गए और बहुत नुकसान हुआ। और इस प्रोसेस में जो रूस है वो उस समय इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल बन गया। यानी वहाँ पे उद्योग संपत्ति यूं के यूं पड़े थे गैराज के टाइप, और मिट्टी के भाव औने पौने दानों में लोग खरीद रहे थे। तो इसीलिए उसको कहा गया है इतिहास का सबसे बड़ी गैराज सेल। अब एक क्वेश्चन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछता है कि संघर्ष और तनाव के क्षेत्रों की व्याख्या करें। तो संघर्ष और तनाव के क्षेत्र में सबसे पहले आएगा चेचन्या दागिस्तान। यहाँ पे ये जो क्षेत्र थे बहुत ही संघर्ष और तनाव वाले क्षेत्र थे, जहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं होती थी। उसके बाद बाल्कन क्षेत्र, हर्ज़गोविना और स्लोवेनिया, और बाल्टिक क्षेत्र में कई गणराज्य थे। लताविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये गणराज्य 2004 में नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए थे। और मध्य एशिया जो है तजाकिस्तान, यहाँ पे 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। यानी कि वहाँ के सरकार और कुछ विरोधियों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। पूर्व साम्यवादी देश और भारत के साथ संबंध कैसे हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। तो इसमें दोनों ही पूर्व साम्यवादी देश और भारत दोनों का ही सपना है कि जो विश्व हो बहुध्रुवीय वाला देश हो, विश्व हो, किसी एक देश का किसी एक देश का मतलब वर्चस्व ना हो और वो अपनी मनमानी ना करे। उसके बाद पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे हैं और मधुर हैं, और रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों देश सह अस्तित्व और सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत द्वारा हल करके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम हैं उसको मानने में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत ने और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है और ठीक है, तो 80 द्विपक्षीय समझौते किए गए 2001 में भारत और रूस के बीच। मान सकते हैं आप 80। तो इससे तो सिंपल सा बात है, इतना जब समझौता हो रहा है तो संबंध तो अच्छे होंगे ही। उसके बाद रूस से तेल का आयात भारत खूब करता है। उसके बाद परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद हमेशा मिलती है, रूस हमेशा मदद करता रहा है। और उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से भी भारत जो है ऊर्जा का आयात करता है और हमेशा उससे बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके बाद गोवा में अगर बात करें ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत और रूस के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। तो ऐसे संबंध हमेशा अच्छे होते हैं। तो अब बात करते हैं एक बार मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों की। तो जो दो थे, एक और इसमें नया है, वो था उस्कोर्नी। गोर्बाचेव ने जो नीतियाँ अपनाई, उस्कोर्नी यानी त्वरण। उस्कोर्नी का मतलब है त्वरण। इसमें क्या था इस नीति में कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, इसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो उस्कोर्नी यानी त्वरण,
अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाना। अर्थव्यवस्था को गुणात्मक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाना उस्कोरनी यानी त्वरण कहलाता है। उसके बाद ये नीति अपनाई गई। उसके बाद नया जो आता है वो है पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, इसका मतलब है पुनर्गठन, यानी पुनः कोई चीज़ निर्माण करना, दोबारा से बनाना। ठीक है, तो इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। उसके बाद आफ्टर दैन थर्ड पॉइंट आता है ग्लासनोत। ग्लासनोत यानी कि खुलापन। इसमें क्या था, नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वे सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं, और इसी की वजह से सारा मामला खराब हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन की बात आशा है आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी और सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये सारी बातें थी इसमें। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।